Students, good morning students. Welcome back to the important topic which we were discussing last time also students, the matter in our surroundings. And you already know lot of information about the matter now. तो आपको मैटर के बारे में मैंने काफी बताया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, इसके पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये भी बताया कि इनके पार्टिकल्स के अंदर जो है एक तरीके से कोई डिस्टेंस होता है। जब वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाता है स्टूडेंट्स तो वो सॉलिड बन जाते हैं और जब डिस्टेंस पार्टिकल्स के अंदर बढ़ जाता है तो वो लिक्विड, और जब डिस्टेंस पार्टिकल्स के अंदर बढ़ जाता है तो वो गैस बन जाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने आपको 3 स्टेट बताई थी मैटर, कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट one state of matter into another by the change of temperature। तो हमने आपको बताया कि टेम्परेचर को चेंज करके स्टूडेंट्स हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, और अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, कूल कर दिया, तो फिर क्या होता है स्टूडेंट? गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ सकते हैं। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर को हमने स्टडी किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने इसको कहा था। तो हमने आपको बताया था कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर को चेंज करके स्टूडेंट हम जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने आपको सब्लिमेशन भी बताई। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो वो गैस में चले जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? सब्लिमेशन स्टूडेंट्स। तो हमने आपको ये 3 स्टेट्स बताई थी स्टूडेंट। अब देखो कि आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रेशर से भी हम जो स्टेट को है चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता क्या है कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया, और आज मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रेशर होता है स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम आपको बता रहे हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें स्टूडेंट्स तो क्या होगा। अगर मेरे पास देखो यहाँ पर एक गैस है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने एक गैस ली है, आप देख रहे हैं, और ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या करेगा? अगर मैं पिस्टन को दबा दूंगा स्टूडेंट तो ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जो गैस के ऊपर लग रहा है। ये एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर से मैं गैस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पिस्टन से। तो मैं इसको दबाता जाऊंगा। प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स पर यूनिट एरिया। तुमने देखा था प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट। तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, फोर्स ऊपर बढ़ा दी स्टूडेंट, तो क्या होगा? ये पार्टिकल्स जो थे गैस में वो दूर दूर होते हैं स्टूडेंट, वो नजदीक आ जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स आपस में नियर आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए पार्टिकल नजदीक आ गए तो ये लिक्विड बन गया। अब और इसको दबा दिया मैंने स्टूडेंट्स, और प्रेशर अप्लाई कर दिया तो देख रहे हैं कि सॉलिड बन गया। तो प्रेशर को इंक्रीज करके क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो पार्टिकल्स थे गैस के वो दूर दूर थे। जब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो पार्टिकल्स नजदीक आ गए, और नजदीक आ गए स्टूडेंट। तो एक स्टेज आती है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर स्टूडेंट गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। तो जैसे कि हमारी जो एयर है स्टूडेंट्स, उसको हम कूल करते जाएं, ठंडा करते जाएं, तो लिक्विफिकेशन हो सकती है। तो प्रेशर हम बढ़ाकर भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो देखो ये पार्टिकल्स नजदीक आते गए, लिक्विड हो गया, लिक्विड के ऊपर और प्रेशर अप्लाई किया तो देख रहे हैं यहाँ पे सॉलिड बन गया है। तो तुमने सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम स्टूडेंट्स? बोलो, सुना है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है तुमने? कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है स्टूडेंट्स? तुमने रेफ्रिजरेटर्स में होती है वो। है?
रेफ्रिजरेटर्स में। वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेटर में नहीं होती स्टूडेंट। वो तो पानी आप पानी को जमा देते हो रेफ्रिजरेटर में, जो पानी होता है उसे ठंडा किया, उसकी बर्फ जम गई। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस समझिएगी। जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया और इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हैं? तो सॉलिड फॉर्म में जब ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड बन गया तो वो है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स, जो गैस थी, इसको स्टोर किया गया है, स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। मतलब बहुत हाई प्रेशर लगा दिया इसके ऊपर। अब बात समझ में आई? तुमने देखा है ड्राई आइस, सुनी है कभी? खरीदी है मार्केट से ड्राई आइस? छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं ड्राई आइस के, पता है बहुत ठंडे होते हैं। वो मिलता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लिया हमने बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करके, और ये सॉलिड जो ड्राई आइस होती है ये मिलती है, आप इसको ले सकते हो बाजार से। तो जब इसको रखोगे तो आपको देखा एकदम ऐसे निकलेगा जैसे कोई फ्यूम, व्हाइट फ्यूम से निकल रहे हैं, व्हाइट फ्यूम से निकल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा कि ड्राई आइस, आइस क्यूब आपने कभी खरीदे हैं ड्राई आइस के क्यूब? बताओ स्टूडेंट्स, कभी देखे हैं? बोलो किसी ने देखे हैं ड्राई आइस? ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है स्टूडेंट। जैसे इसको आप रखते हो एटमॉस्फेयर में तो ऐसा लगता है कुछ फ्यूम से निकल रहे हैं उसमें से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? बताओ, कौन बताएगा? देखो ये मेरे पास क्यूब है स्टूडेंट ड्राई आइस। क्या है? ये है ड्राई आइस मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या है? ड्राई आइस। इसको मैंने एटमॉस्फेयर में रख दिया, एटमॉस्फेयर में रख दिया। अब क्या होगा कि इसका तो बहुत हाई प्रेशर पर है, हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया गया स्टूडेंट्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 180 1 एटमॉस्फेरिक। ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा? तो ये क्या बनाती है फिर? ये इसके वेपर्स, वेपर्स बन जाते हैं, वेपर्स बनाती है, ये वेपर्स बनाती है स्टूडेंट, वेपर्स बनाती है। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, सीधी सॉलिड से वेपर्स बनाती है। तो इसीलिए ये ऐसे फ्यूम सा निकलता है उसके अंदर से जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। इस प्रोसेस इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसका सब्लिमेशन हो जाता है स्टूडेंट जब हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट इस बात का समझ में आया हमें कि टेम्परेचर को चेंज करने से भी एक स्टेट चेंज हो सकती है, और प्रेशर को चेंज करने से भी हम जो है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में जा सकते हैं। बोलो सही है गलत है? समझ में आई स्टोरी? देखो यस। यहां पर मैंने क्या किया, ये देखो मेरे पास है एक लिक्विड, इसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोलो होता है? जिसपे ये बॉयल करता है जब मैं इसको हीट करता हूँ। यस और नो? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जहां पर इसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं। जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ये लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है। क्या करता है? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसके ऊपर तुम देख रहे हो, इसके ऊपर यहाँ पर अगर मैं इसको बंद कर दूं तो यहाँ पे एक प्रेशर है स्टूडेंट, एक प्रेशर है। देख रहे हो इसके ऊपर प्रेशर है। यहाँ पर किस चीज का प्रेशर है स्टूडेंट? ये एयर है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है स्टूडेंट। अगर मैं इस एयर को निकाल दूं इसमें से, फिर क्या होगा? अगर मैं एक वैक्यूम पंप लगा के, एक पंप होता है वैक्यूम पंप स्टूडेंट्स, यहां से लगा के एयर निकालनी शुरू कर दूं, तो अब क्या होगा? अब ऊपर का प्रेशर कम हो गया। बोलो, एयर निकाल दी, वैक्यूम पंप क्या करेगा? एयर को निकाल देगा स्टूडेंट, एयर को बाहर निकाल देगा। यहाँ की एयर तुमने बाहर निकाल दी, अब ऊपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो फिर ये लिक्विड का क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? देखो वो टेम्परेचर जहां पर इसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये तो बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोअर टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट।
तो ये हमारा बर्नर था, तो हम इसको हीट कर रहे हैं। तो हमने जब वेपर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कम कर दिया, एयर को निकालते गए, तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा। जो अंदर लिक्विड है कम टेम्परेचर पर, वैसे बॉइलिंग पॉइंट तुम कह रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, 373 केल्विन है, ये उससे पहले ही बॉयल करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम हो गया स्टूडेंट, प्रेशर कम हो गया। तो ये जो मैंने बातें बताई, ये क्या प्रूव करती हैं स्टूडेंट्स? कि बाय चेंजिंग द प्रेशर आई कैन चेंज द स्टेट, बाय चेंजिंग द प्रेशर स्टूडेंट आई कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो यहाँ पर हमने देखो दिखाया है, ये सॉलिड है स्टूडेंट्स, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो देखो अगर सॉलिड से लिक्विड में जाता हूं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बताओ, सॉलिड से लिक्विड में जाने वाली प्रोसेस का नाम बताओ स्टूडेंट्स। कौन बताएगा कि जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया। और ये कौन से टेम्परेचर पर होता है तुम्हें पता है? ये कौन सा टेम्परेचर होता है जहां पे फ्यूजन होती है? इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जब फ्यूजन होती है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। बोलो यस और नो। यस सर। तो यहाँ पर जब मेल्टिंग शुरू होती है तो क्या टेम्परेचर बढ़ता है कि कांस्टेंट हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट हो जाता है। वेरी गुड आंसर। किसने दिया, किसने बोला ये आंसर? ऋतिका। प्रीतिका ने बिल्कुल सही आंसर बताया। इसका रीजन भी बता दो, ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि उस सॉलिड को एक टेम्परेचर अचीव हो जाता है जहाँ पे वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है वो। अब वो कौन, क्या वो हीट कहाँ जाती है? यही तो पूछ रहा हूँ। वो जो हीट तुमने दी थी उसको हीट कर रहे थे, वो हीट कहाँ सर चले वो जाती? जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे ब्रेक करने के लिए यूज हाँ, होती है वो। उसका नाम बताओ, उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक्सीलेंट आंसर, करेक्ट आंसर दिया रितिका, तुमने बिल्कुल सही आंसर बताया। मैं यही पूछना चाहता था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में मैंने बताया था स्टूडेंट्स, तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। और जब लिक्विड से सॉलिड में जाता हूं तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, मतलब लिक्विड का सॉलिड बन गया। सॉलिड से लिक्विड के लिए हीट को देना जरूरी है, और जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो हीट निकलेगी बाहर। क्या होगा? वो हीट देगा उतनी ही जितनी उसे चाहिए थी मेल्ट करने के लिए। बात समझ में आई? मतलब लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा? अगर मैं हीट निकाल लूं, अगर टेम्परेचर कम कर दूं स्टूडेंट, क्योंकि उसमें से हीट निकलेगी तो सॉलिड बन जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो तुमने आंसर बताया था वो यही है, समझे? रेफ्रिजरेटर में क्या हुआ? लिक्विड का सॉलिड बन गया। कहां पर? वो जो फ्रीजिंग ट्रे थी, फ्रीजिंग ट्रे होती है ना जिसमें बर्फ जमती है, वहां पे लिक्विड का सॉलिड बन गया। सॉलिडिफिकेशन हो गई थी स्टूडेंट, यस और नो? तो वो हीट कहाँ थी? वो जो रेफ्रिजरेटर में एक सिस्टम होता है जिसे वो हीट को खींच लेता है, हीट को खींच लेता है। तो वो हीट देगा, लिक्विड हीट देगा तो सॉलिड बन जाएगा। हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरह तुमने प्रेशर को बढ़ा दिया स्टूडेंट्स, गैस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया तो वो सॉलिड में जा सकता है। प्रेशर कम कर दिया तो वो क्या होगा? फिर लिक्विड से गैस में जा सकता है। अब जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस का नाम बताइए स्टूडेंट्स। जब लिक्विड से गैस बनती है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस स्टूडेंट्स? को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। और जब गैस से लिक्विड में जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का एग्जांपल बताओ, बताओ कंडेंसेशन का एग्जांपल कौन बताएगा स्टूडेंट? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स तो एक तरीके से उनमें वाटर के ड्रॉप्स चले जाते हैं एयर में, लेकिन जो बारिश होती है स्टूडेंट, जब रेन होती है तो वो कंडेंस हो जाते हैं ड्रॉप्स। जब ये ड्यू बनती है सर्दियों में, ड्यू पॉइंट एक होता है, तुम्हें पता है ना, फॉग और ड्यू बन जाती है सर्दियों में, तो वो, और या फिर तुम एक बहुत ठंडी ठंडी बॉटल को फ्रिज में से निकाल के बाहर रखो स्टूडेंट्स, देखो बहुत ठंडी बॉटल है, उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखा तो क्या देखते हो? बॉटल के बाहर क्या दिखता है? वाटर के ड्रॉप्स दिखते हैं क्या? यस और नो बताओ। आपने बहुत एक ठंडी पानी की बोतल निकाल के फ्रिज में से बाहर रख दी,
एटमॉस्फेयर में, तो क्या उस बोतल के आउटसाइड पर पानी के ड्रॉप्स दिखते हैं स्टूडेंट? यस और नो, बोलो। यस सर। तो ये क्या हुआ कि जो जो वाटर वेपर फॉर्म में था एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो कंडेंस होके लिक्विड बन गया। तो कंडेंसेशन हो गई। और अभी अभी हमने बताया सॉलिड को गैस में भी कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस का नाम बताइए स्टूडेंट। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस का नाम बताइए, क्या बोलते हैं उसको, बोलो, कौन बताएगा? When solid is converted into gas, what is the name? Sublimation. बिल्कुल correct answer given by Ritika. Ritika, you are absolutely right. When solid is converted into gas is sublimation, and when gas is converted into solid, what is that, students? Sublimation. Sublimation. Okay. So here the cycle which I have given, you have understood students very clearly. तो यहाँ पे आपको समझ में आई कि सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस से सॉलिड, ये सब हो सकता है बाय चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो दो चीजें प्रॉपर्टीज हमने बताई, दोनों के एग्जांपल आपको दे दिए, आपके सामने डायग्राम्स भी हैं। आप देखो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर आ गया, वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब क्वेश्चन 1 आ गया आपके सामने स्क्रीन पर स्टूडेंट, इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल में। बताओ कैसे करोगे? फार्मूला क्या है? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस में कितना आंसर आएगा? केल्विन कितना? 300। तो सेल्सियस कितना आया आंसर स्टूडेंट्स आपका? 573 है 573 573 कैसे आया? 300 केल्विन का सेंटीग्रेड में 5 कैसे आया? 300 माइनस 270। ऐड करने। ऐड क्यों करोगे? केल्विन में दिया है। ओके अरे के है, केल्विन में लिखा हुआ है, देखो सेंटीग्रेड निकालना है तो माइनस करोगे ना, माइनस करोगे। कितना आंसर आया? कितना आया है इसका आंसर? पहले का माइनस करो 300 में से 273, कितना आंसर आया स्टूडेंट्स? कितने डिग्री आया? 27 डिग्री सेल्सियस आया। अब इसका कितना आएगा सेकंड वाले का? सेल्सियस कितने बनेगा केल्विन वाला? जल्दी निकालो इसका आंसर। 200 आंसर। 200 आंसर करेक्ट आंसर है। तो 573 माइनस 273 स्टूडेंट, तो ये आ गया 200 सेल्सियस। तो ये करेक्ट आंसर है। अब व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? जल्दी आंसर करो, आपको मिलता है 1 मिनट का समय। 250 पर वाटर की फिजिकल स्टेट बताओ, जल्दी बताओ। गैस। गैस, ठीक है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 है, 100 डिग्री पे दोनों ही चीजें होंगी। अब नेक्स्ट लिखा है 100 पर, 100 पर क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिजिकल स्टेट वाटर की बताओ। जल्दी आंसर करो, 1 मिनट का वक्त है, आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बोलिए। सर फिजिकल गैस स्टेट शुरू हो गई सर, लिक्विड की गैस बननी स्टार्ट हो जाती है उस टाइम। हाँ, तो फिर कौन सी स्टेट का लिखेंगे आंसर में? गैस। सिर्फ गैस थोड़ी है, लिक्विड भी है उस टाइम में। दोनों स्टेट प्रेजेंट हैं, लिक्विड भी है 100 वाला और गैस भी है 100 वाला, दोनों चीजें होती हैं उस टाइम, समझे? लेकिन 100 से जब ऊपर चले जाऊंगा तो फिर सारा लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर स्टूडेंट कांस्टेंट हो जाता है। कहां पर? जब बॉइलिंग पॉइंट आता है। बात गलत कही या सही कही? बोलो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, लिक्विड और गैस स्टूडेंट। वो जो हीट होती है टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी हीट कहते हैं? बोलो जल्दी, 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास।
बताओ जल्दी, कौन बता रहा आंसर? लेटेंट हीट क्या कौन सी है वो? जब वाटर को बॉयल करते हैं स्टूडेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाता है और कौन सी एंथैल्पी होती है? जल्दी बताओ। सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करेक्ट होती है। आंसर, बिल्कुल सही था। लेटेंट हीट वेपराइजेशन के कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ता स्टूडेंट, वो कांस्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। इसके लिए 1 मिनट का वक्त है, जल्दी आंसर करना है। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट? सर क्योंकि वो हीट उसके अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो यस लेटेंट सर। हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दो पढ़ी थी आपने, तो वो सारी हीट उसमें चले जाती है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो उनको ब्रेक करने के लिए यूज हो जाती हैं। वो बिल्कुल सही आंसर है। और इसे एक को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरे को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सुजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो बताओ कि एटमॉस्फेरिक गैस को कैसे लिक्विफाई करोगे? सर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। देखो, टेम्परेचर को कम किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उसको पहुंचना जरूरी होता है। उसके हायर साइड पे क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ही गैस से लिक्विड बनता है स्टूडेंट। तो जितनी एयर है अगर हम उसको कूल करते जाएं, ठंडा करते जाएं, ठंडा करते जाएं और प्रेशर को इंक्रीज करते जाएं, तो स्टूडेंट हम उनके लिक्विड बना सकते हैं। तो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर की जा चुकी है, साइंटिस्ट उसको कर लेते हैं एयर को। उसका एक फ्लो चार्ट भी आपकी किताब में दिया हुआ। तो ये तो सारे क्वेश्चन तुमने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। आप देखो कि हमने 3 स्टेट आपको बताई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और बॉस और आइंस्टाइन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 3 से ऊपर भी कोई स्टेट बताई थी। एक होता है प्लाज्मा। आप बताओ को स्टूडेंट, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, गैस होती है, गैस को अगर मैं बहुत ज्यादा हीट कर दूं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा गर्म कर दूं गैस को, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होती है? आयंस बन जाते हैं स्टूडेंट गैस में। तो जो गैस के, मैं कह रहा हूँ गैस के जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, इसको हमने बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो इसके अंदर क्या बन जाते हैं? आयोनाइज्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स, हाई एनर्जी वाले। और इनके पास हाई एनर्जी होती है स्टूडेंट। ये हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, इनके पास हाई एनर्जी होती है। तो इसी को प्लाज्मा कहा जाता है। आयोनाइज्ड गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आप घर में फ्लोरेसेंट ट्यूब जलाते हो स्टूडेंट, या नियॉन साइन बल्ब चलाते हो जिनके अंदर कलर्स होते हैं, बहुत अच्छे कलर्स दिखाई देते हैं स्टूडेंट, उनमें क्या होता है? प्लाज्मा बन जाता है। तो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं जिनसे साइन, आप एडवर्टाइजमेंट्स के लिए देखा कलर्ड बल्ब्स लगाए जाते हैं, कलर ट्यूब्स होती हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं। तो इनके अंदर ये इनर्ट गैस होती है। ये गैस जब हीट हो जाती है तो आयनाइज हो जाती है और फिर चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है। और इस चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होता है एक प्लाज्मा। प्लाज्मा ग्लो, तो उससे एक बहुत ज्यादा ग्लो प्रोड्यूस हो जाता है बल्ब में या ट्यूबलाइट में। बल्ब तो ग्लो करती है, ट्यूब आपकी ग्लो करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये जो प्लाज्मा होता है, ये जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, हाई एनर्जी वाले, प्लाज्मा बन जाता है, प्लाज्मा ग्लो। तो इनके स्पेशल कलर्स होते हैं, डिपेंड करता है कौन सी गैस का प्लाज्मा बना है। तो डिफरेंट गैस से डिफरेंट कलर मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। नियॉन गैस का भी कलर होता है अपना, जैसे तुम बहुत कलर्ड लाइट्स देखते हो, तो ये गैस डिफरेंट करने से कलर भी चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। जो सन एंड स्टार ग्लो कर रहे हैं उनमें भी एक बहुत पावरफुल प्लाज्मा बना हुआ है स्टूडेंट। मतलब आयनाइज्ड गैस के पार्टिकल्स हैं, बहुत हाई टेम्परेचर है, उसी कारण वो लाइट एमिट कर रहा है जो हमारे अर्थ तक पहुंचती है, सन से अर्थ तक। तो इसे बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये भी एक स्टेट उन्होंने बताई कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा भी एक स्टेट है स्टूडेंट। सुपर एक्साइटेड और हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स गैस के आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इसमें प्लाज्मा। समझ में आया प्लाज्मा क्या होता है?
और बॉस और आइंस्टाइन ने 1920 में स्टूडेंट्स उन्होंने प्रेडिक्ट किया एक नई स्टेट ऑफ मैटर को जिसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। और ये वीमैन और नोबेल इन फिजिक्स मिला। ये एक्सट्रीमली लो डेंसिटी होती है स्टूडेंट। इसके बारे में भी देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट इसमें क्या हुआ है। देखो कि एरिस ई कॉर्नल एंड वीमैन यूएसए रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। It is achieved by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 of the density of normal air. देखो अगर एयर की डेंसिटी बहुत कम कर दूं, कितनी 1000 जो भी है, तो उस डेंसिटी नॉर्मल एयर से और उसको कूल किया जाए सुपर लो टेम्परेचर्स पर, ठीक है, तो तुम्हारे को एक नई स्टेट ऑफ मैटर मिलती है जिसे बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो Sir, ये what is nature of the state? है बोस आइंस्टाइन कॉन्सोनेट स्टेट का मेट वो नेचर कैसा होता है सर? नेचर ये जैसे मतलब अब कंडेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो गैस है एक तरीके से उसको हम कंडेंस कर रहे हैं, गैस को कंडेंस कर रहे हैं सुपर लो टेम्परेचर पर, तो ये लिक्विड फॉर्म में लिक्विड्स में आना चाहिए। मतलब एक तरीके से जब किसी चीज गैस को भी तुम कंडेंस करते हो बहुत लो टेम्परेचर पे, तो वो फ्लूइड टाइप लिक्विड टाइप ही बनेगा, लिक्विड टाइप ही बनेगा। तो ये एक नई स्टेट बॉस आइंस्टाइन ने बताई 1920। सर लिक्विड टाइप बनेंगे तो उन्हें लिक्विड में क्यों नहीं इंक्लूड कर हाँ देते? वो लिक्विड है लेकिन मतलब एक स्पेशल क्रिएशन की गई है बहुत ही, मतलब जब डेंसिटी बहुत कम हो जाती है स्टूडेंट्स, डेंसिटी बहुत कम हो जाती है तो उसमें क्या है पार्टिकल्स का नंबर बहुत कम है, मतलब पार्टिकल्स का नंबर बहुत कम है स्टूडेंट्स। तो लिक्विड तो तब बनता है ना जब पार्टिकल्स होते हैं, तो ये डिफरेंट एक स्टेट आती है, डिफरेंट आती है, मतलब ये बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है क्योंकि जो डेंसिटी तुम्हें हमने बताई है एक्सट्रीमली लो लिखा हुआ, देखो यहाँ पे समझ में आ रही है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखो कि जब पार्टिकल्स हैं बहुत कम है स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल्स बहुत कम होंगे तो फिर क्या बनेगा, एक लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, गैस भी नहीं है, एक डिफरेंट सी स्टेट बनेगी। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर हम बहुत कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं सुपर लो टेम्परेचर पर, तो मतलब एक इसी स्टेट को उन्होंने बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट बोला, बॉस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट बोला। तो डेंसिटी बहुत कम है स्टूडेंट्स, मतलब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एयर का जो अमाउंट है बहुत कम है उसके अंदर, पार्टिकल्स का नंबर बहुत कम है, मास बहुत कम है स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टेट वो बता रहे हैं, जैसे वहां तो आयनाइज्ड पार्टिकल्स थे प्लाज्मा में, क्या थे आयनाइज्ड पार्टिकल्स थे, आयन्स थे गैस के। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास स्टूडेंट्स गैस थी, मतलब एक तरीके से उसको हमने कूल किया है, तो वो एक नई तरीके की स्टेट हमें मिल गई है। एयर तो गैस ही है, उसको हमने कूल किया लेकिन एयर उसमें डेंसिटी बहुत कम कर दी थी, तो गैस और लिक्विड के बीच में एक नई स्टेट बन गई। कौन सी, बॉस आइंस्टाइन कंडीशन। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इसको इसमें आप देख सकते हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसमें पढ़ सकते हो। इसको सिर्फ हमने रेफरेंस दी है हमारे लिए कि 2-3 स्टेट से ज्यादा भी होती हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब लो टेम्परेचर में बनाई जा सकती है, लो डेंसिटी वाली एयर से, तो ये काफी डिफिकल्ट है इसको बनाना। तो इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.dat-can4kids में आप जाके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एयर को हमने कूल किया लेकिन डेंसिटी बहुत कम है। अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर आगे इवेपोरेशन। तुम्हें बताइए कोई स्टूडेंट एग्जांपल दो इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, क्या इवेपोरेशन होती है बताओ। आप अपने कपड़े डालते हो धूप में, वो सूख जाते हैं, सूख जाते हैं, बोलो सूखते हैं कि नहीं सूखते। आपने स्टूडेंट्स अपने कपड़े धूप में डाले तो वो सूख गए, बोलो यस और नो, सूख गए। आपने गर्मियां बहुत हो गई, हीट बहुत है, आपने पानी का छिड़काव कर दिया स्टूडेंट, क्या किया, वाटर,
तो क्या हुआ, जब पानी आपने डाल दिया फ्लोर्स के ऊपर तो वो पानी कहाँ इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है हवा में, यस और नो, बोलो उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो एक यहाँ पर मैंने क्या किया स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने पानी ले लिया, क्या ले लिया, वाटर, और इसको मैंने रख दिया एटमॉस्फेयर में। धीरे धीरे क्या देखता हूँ, ये पानी जो है निकलता जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। ये फ्लोर है मेरी, ये फ्लोर है स्टूडेंट, फ्लोर, इसके ऊपर आपने पानी डाला, वाटर, तो ये कहाँ जाता है, ये धीरे धीरे आप देखते हैं पानी उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। आपने अपने कपड़े डाले बाहर सूखने, वो देखा कि वो ड्राई हो जाते हैं। तो ये पानी कहाँ गया स्टूडेंट, और क्यों क्यों गया, क्या हुआ, बताओ। ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, बॉइलिंग पॉइंट तो वो था जब मैं लिक्विड को हीट कर रहा था स्टूडेंट, यहाँ तो मैंने हीटिंग नहीं की, यहाँ तो लिक्विड मैंने फ्लोर पे फेंका, वो उड़ गया। गर्मियों में क्या करते हैं, वो छिड़काव करते हैं पानी का, इससे कूलिंग प्रोड्यूस होती है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा क्यों, Evaporation is a process in which liquid starts boiling below its boiling point. हाँ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही गैस बन के उड़ गया, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो एक तो हमने बॉइलिंग देखी थी, बॉइलिंग में तो हमने हीट किया था, और बॉइलिंग पॉइंट क्या था लिक्विड का, जैसे वाटर था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुमने कहा 100 डिग्री, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर स्टूडेंट वाटर बॉयल होता है। अब पानी को मैंने छिड़काव कर दिया और ये बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं, उससे पहले ही वो चले गया। क्या हुआ कि जो वाटर था लिक्विड वाला, ये गैस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, किसमें चले गया, गैस में, वेपर्स इसके बन गए। एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर मैं कह रहा हूं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ये द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टूडेंट्स at any temperature below its boiling point is called evaporation students। तो आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं इवेपोरेशन के, तो बताओ कि इवेपोरेशन, ऐसी इवेपोरेशन क्यों होती है, पार्टिकल्स क्यों हवा में उड़ जाते हैं अपने आप, कौन बताएगा, बताओ इसका रीजन क्या है। देखो यहां पर मैं कह रहा हूं मेरे पास बहुत सारे ये वाटर है, क्या है, वाटर। पानी के अंदर क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, बोलो होते हैं या नहीं होते। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं पानी के अंदर। और सरफेस के ऊपर क्या होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स। एक रूम टेम्परेचर पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो क्या करेंगे, कुछ ऐसी फ्रैक्शन मैं बता रहा हूं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी मोर है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो वो इसमें से बाहर निकल के आ जाएंगे। ये सरफेस फिनोमिना होता है, ये सरफेस फिनोमिना होता है स्टूडेंट, सरफेस से होता है। तो इस पार्टिकल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक कर लेगा। यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं अट्रैक्टिव फोर्स से स्टूडेंट, लेकिन कईयों के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है स्टूडेंट, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो ब्रेक कर देंगे इस फोर्स को और बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से वो लिक्विड से वेपर में आ गए। तो यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट है अंदर वाली, ये लिक्विड है स्टूडेंट्स, और ये बाहर आ गए पार्टिकल्स जो है, ये वेपर स्टेट में आ गए। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही हो गया, कहाँ हो गया, लोअर टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को कहते हैं इवेपोरेशन। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, किसी को डाउट। अब देखते हैं कि ये इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, बताओ कि किस चीज पे डिपेंड करेगी। अब मैं कह रहा हूं टेल मी द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द इवेपोरेशन, जल्दी बताओ स्टूडेंट, 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास।
बताओ कौन बता रहा है? इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर स्टूडेंट? सर ह्यूमिडिटी ऑफ दैट एरिया, अच्छा, ह्यूमिडिटी। विंड, अच्छा, और बताओ, और कोई स्टूडेंट? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी या ज्यादा होगी? जल्दी कम बताओ। होगी सर, है? कम। कम होगी, तो ठीक आंसर दिया रितिका ने। रितिका करेक्ट आंसर है। अरे सारे स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि इंटरेक्ट करते रहो, ये लाइव क्लासेस होती हैं मेरे साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो और आंसर करो क्वेश्चंस के, तभी तो समझ आएगा। हम क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट, समझना है, कोई भी चीजों से समझना है, रट्टेबाजी थोड़ी करनी है, समझना है। हम कर रहे हैं साइंस की डी कोडिंग, आपकी साइंस की डी कोडिंग कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की सारी किताबों की। उसे समझना है स्टूडेंट, रट्टा नहीं लगाना। इसलिए कह रहा हूं बातचीत करते रहिए, क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करिए, तभी तो समझ आएगा। और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। तो मैंने कहा कि एक तो इसने, रितिका ने बताया ह्यूमिडिटी, बात समझ में आई, लेकिन देखो सरफेस एरिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा तो वो मॉलिक्यूल्स जो उड़ रहे हैं उनका नंबर, उनकी फ्रैक्शन बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। समझे? रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा स्टूडेंट अगर सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा। देखो आप कपड़े सुखाते हो, उनको खोल के स्प्रेड कर देते हो, स्प्रेड कर देते हो। आप अपनी शर्ट को सुखाते हो तो उसे खोल के स्प्रेड करके धूप में डाल देते हो, तो क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है स्टूडेंट, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि वो जल्दी सूख जाते हैं, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। किसका इवेपोरेशन हो रहा है? वाटर का, जो आपके कपड़े में था। एक तो सरफेस एरिया हो गया, दूसरा देखो टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? तो इवेपोरेशन क्या होगी, फास्टर या स्लोअर? बोलो, इवेपोरेशन बढ़ेगी या कम होगी अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया? जल्दी आंसर करो, बढ़ेगी एक सर, मिनट है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगी। इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर यस बढ़ने सर। से क्या इंक्रीज करेगी? इवेपोरेशन। क्यों इंक्रीज करेगी स्टूडेंट्स, बताओ? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ है? क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से? काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की थी स्टूडेंट्स, वो बढ़ गई, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो लिक्विड से वेपर स्टेट में चले जाएंगे। यस और नो? जल्दी बताओ, समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है स्टूडेंट। तो इससे एक तो सरफेस एरिया बताया, टेम्परेचर बताया, तीसरा ह्यूमिडिटी बताया। हमने कहा जब, जिस दिन ड्राई डे होता है, ड्राई डे होता है स्टूडेंट, लेस ह्यूमिडिटी होती है, उस समय क्या होता है? इवेपोरेशन फास्टर होता है। तो फास्टर हो जाता है स्टूडेंट इवेपोरेशन। बोलो यस और नो? तो आप अपने कपड़े धूप में डालते हो, ड्राई जगह पर जहां पे मॉइस्चर कम है। बरसात के दिनों में कपड़े सूखने के लिए बाहर नहीं डालते, क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में पानी बहुत होता है, एयर में ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम हो जाता है स्टूडेंट। तो आप बरसात में अपने कपड़े बाहर नहीं डालते। जब धूप होती है, सनशाइन करता है, ड्राई होती है एयर, ह्यूमिडिटी कम होती है, उसमें हम अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं। यस और नो? समझ में आई? और देखिए, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा बताइए, विंड स्पीड। बताओ कि जहां तेज हवा चलती है स्टूडेंट्स, वहां कपड़े जल्दी सूखते हैं। यस और नो? बताओ यस सर। क्यों जल्दी सूखते हैं ऑन ए विंडी डे? अगर स्पीड बढ़ सर क्योंकि जाएगी। जितनी विंड होगी उतनी जल्दी वो जो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हुए हैं उन्हें अपने साथ कैरी करके ले जाएगी। बिल्कुल सही आंसर दिया रितिका ने, बिल्कुल ठीक आंसर दिया कि जैसे जैसे पार्टिकल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, उनके वेपर बने, तो उनको वो हवा अपने साथ ले गई दूर, अवे ले गई वहां से, तो फिर वो ड्राई रहा एरिया और फिर इवेपोरेशन का रेट बढ़ता रहा।
तो ये हमने देखा कि सरफेस एरिया है स्टूडेंट, इंक्रीज करिए सरफेस एरिया को, टेम्परेचर को बढ़ाइए, विंड जहाँ चल रही है, जहाँ ह्यूमिडिटी लेस है, वहाँ अपने कपड़े सुखाइए, वो जल्दी सूख जाएंगे। आपको पता है एक धोबी घाट होता है, वो जो धोबी कपड़े धोने के लिए ले जाते थे ना, तुमने देखा है वो धोबी कहाँ डालते हैं कपड़े? वो जब पानी नहर के आगे कपड़े धोते थे तो वो डालते थे ऐसे एरिया में जहाँ पर धूप है, वो उन्होंने रस्सियां बांधी होती थी, रस्सियों पे वो कपड़े डालते थे और बस 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, वो फिर अपना प्रेस करके दे देते हैं। देखा किसी ने? वो धोबी धोबी घाट होता था, वहां पर कपड़े कैसे सूखते थे। तो वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं, इवेपोरेशन हो रही है किसकी? वाटर की। तो वाटर की इवेपोरेशन कर दी स्टूडेंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ऐसा क्यों होता है कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है स्टूडेंट? जल्दी बताओ, व्हाई डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, आप इसका आंसर कीजिए। व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? 1 मिनट का वक्त दूंगा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन क्या आपको दिया गया स्टूडेंट? व्हाई इवेपोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है। व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए आंसर। कौन बता रहा है? सर क्योंकि जो भी हाँ, पार्टिकल इवेपोरेट होता है वो सब्सटेंस के अंदर की हीट को अब्सॉर्ब करता है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए और वो वहां से इवेपोरेट हो आ जाता है। जाए, इसलिए कूलिंग होती है सर। तो वो बिल्कुल सही आंसर किया कि जो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को एब्सॉर्ब करते हैं, जिसे लिक्विड जो होते हैं वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ती है जब लिक्विड से वेपर बनेगा। तो वो एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से वो एनर्जी, जिस भी सब्सटेंस के ऊपर बैठे हुए थे। अगर मैंने अपने हाथ में स्टूडेंट एसीटोन डाल दिया, देखो मेरे हाथ में, तो क्या होगा कि आपने अपने, ये आपका पाम है, इसके ऊपर आपने एसीटोन डाल दिया, तो ये नेल पॉलिश रिमूवर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? नेल पॉलिश रिमूवर होता है स्टूडेंट, नेल पॉलिश रिमूवर होता है। आपने हाथ में डाल दिया तो ये आपके हाथ से एसीटोन उड़ जाता है, तो कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है स्टूडेंट, कूलिंग प्रोड्यूस। आपने देखा हाथ ठंडा हो जाता है? बोलो, देखा कभी? यस और नो? तो वो आपके हाथ से एसीटोन हीट लेके उड़ जाता है। कहां से हीट लेता है? आपके हाथ से। तो पार्टिकल्स जो थे एसीटोन के, उसने हीट को गेन किया आपके हाथ के अंदर से और वो उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, उसके वेपर बन गए। तो आपका जो हाथ होता है स्टूडेंट वो ठंडा हो गया, क्योंकि उसने हीट को दिया, किसने किसको दिया? एसीटोन के मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से जब आप फ्लोर्स पे पानी छिड़कते हो तो पानी जो होता है फ्लोर से हीट को ले लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को फ्लोर से एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो फिर उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो जहां से वो उड़े हैं वहां पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऑलवेज ये होता है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। यहाँ पे हमने फिर आपको लिख दिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। पार्टिकल्स क्या करते हैं? एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग उनको मिलती है चारों तरफ, उससे हीट एब्जॉर्ब करते हैं और वो खुद गैस स्टेट में चले जाते हैं स्टूडेंट्स, और इसी के कारण वहां पे कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। बात समझ में आई? बोलो, किसी को डाउट है? किसी स्टूडेंट को डाउट है? और गर्मियों में क्या होता है स्टूडेंट? गर्मियों में क्या होता है? आपको पसीना आता है, आप क्या करते हैं? परस्पायरेशन होता है, आपके बॉडी में स्वेटिंग हो जाती है, और ये स्वेटिंग जो होती है ये क्या करती है कि बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करती है। कैसे? वो जो स्वेटिंग होती है स्टूडेंट, वो आपके बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है, जो लिक्विड होता है। तो एक्स्ट्रा हीट जो होती है बॉडी की, वो रेस्पायरेशन, परस्पायरेशन से निकल जाती है, और इस तरह से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करती है। क्या करती है? कांस्टेंट।
अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा स्टूडेंट तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो गर्मियों में क्या होता है, पसीना आता है, पसीना जो होता है वो हमारे शरीर से निकलता है, जब वो इवेपोरेट होता है स्टूडेंट, इवेपोरेट होता है तो हीट हमारे बॉडी से लेके चले जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। इसीलिए ही आप गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हो स्टूडेंट, बताओ। वो कहते हैं ना गर्मियों में व्हाइट कलर के कॉटन के क्लॉथ्स पहन लो, उससे क्या होता है, एयर चेंज करने में हेल्प करते हैं सर ये। क्या होता है, क्या दे आंसर। अलाउ चेंज हाँ, ऑफ एयर। तो जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो इवेपोरेट हो जाता है हवा में। पंखे के नीचे बैठते हो ना, पंखा चलाते हो, पंखे से क्या होता है, मैं अभी भी, मेरे ऊपर फैन चल रहा है अभी भी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बैठा लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे को जो भी पसीना आ रहा है गर्मी में मान लो, तो वो इवेपोरेट हो रहा है, तो मेरी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, मेरे जो टेम्परेचर बॉडी का है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है, क्योंकि परस्पिरेशन हो गया और ऊपर फैन चल रहा है तो मेरी इवेपोरेशन हो रही है। तो इवेपोरेशन में जो मेरा परस्पिरेशन, जो पसीना है, जो लिक्विड है बेटा, जो बाहर आया है, वो मेरे बॉडी से हीट ले लेता है और इवेपोरेट, तो फिर मेरे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन। इसीलिए कॉटन के क्लॉथ्स गर्मियों में पहनने चाहिए। यस और नो, समझ में आया सबको। अब यहाँ पे हमने लिखा व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर, बिकॉज वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी टू कीप अस कूल ड्यूरिंग वेपोरेशन, पार्टिकल्स एट द सरफेस गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस, मेरे बॉडी से वो सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करके और वेपर स्टेट में चले जाते हैं और मेरी बॉडी में कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है स्टूडेंट। कॉटन जो होता है ना, कॉटन के कपड़े क्यों पहने जाते हैं, टेरेलिन के क्यों नहीं पहनते गर्मी में, टेरेलिन जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती वाटर को, तो कॉटन के अंदर प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कॉटन के अंदर स्टूडेंट्स की, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको, पसीने को, ये जो एब्जॉर्ब कर लेता है, तुम्हारा जो स्वेट है, जो स्वेट है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन, कॉटन बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये फिर यहाँ से जो ये है ये इवेपोरेट हो जाएगा लिक्विड आपका, ये जो स्वेट है जब ये इवेपोरेट करेगा स्टूडेंट, इवेपोरेट करेगा तो ये आपकी बॉडी से हीट ले लेगा, आपकी बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा, और फिर ये आपके बॉडी कूलिंग होगी और आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का स्टूडेंट वो कांस्टेंट मेंटेन्ड रहेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आई, स्टोरी समझ आ गई स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में और फिर आने वाला है कि कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हो गर्मियों में। इवेपोरेशन तो तभी होगी जब वो जो पसीना तुम्हारे शरीर से निकला है उसको कॉटन का क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेता है, टेरेलिन और दूसरे कपड़े डालोगे वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद उसकी इवेपोरेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, और इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कूलिंग इफेक्ट, इसे ही बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट होता है स्टूडेंट, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, तो टेम्परेचर हमारे शरीर का कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट। वो कह रहा है व्हाई डू वी सी वाटर नो ड्रॉपलेट्स सर। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। देखो एक गिलास है मेरे पास स्टूडेंट, ये गिलास है, यहाँ इसके अंदर आइस है और पानी है, बहुत ठंडा पानी है, इसके बाहर हमें मिलते हैं ड्रॉप्सलेट्स ऑफ वाटर। ये बाहर क्या होता है, पानी के ड्रॉप्स ऐसे दिखते हैं, इसके साथ क्या है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्यों मिले स्टूडेंट, जल्दी जवाब दो, 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास। ये पानी के ड्रॉप कहां से आए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर जो मॉइस्चर होता है एयर में वो कोल्ड सरफेस से इंटरेक्ट होके कंडेंस हो जाता है। हाँ, तो वाटर के गैस की फॉर्म में वाटर वेपर प्रेजेंट था मेरा एयर में स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर आए, इन्होंने अपनी, ये ठंडा है, ये ठंडा है, इन्होंने अपनी हीट इसको दे दी, अपनी हीट इसको दे दी, लूज कर दी इन्होंने हीट को, लेटेंट हीट को लॉस हो गया, लेटेंट हीट का लॉस हो गया स्टूडेंट, तो कंडेंसेशन हो गई, इसको क्या बोला तुमने, कंडेंसेशन हो गई।
तो इसके कारण ये ड्रॉप बन गए। तो दे लूज देयर, लूज हो गए, इन्होंने अपनी लूज कर दी क्या, लेटेंट हीट अपनी वेपराइजेशन वाली दे दी, लूज कर दी। तो यहाँ पे उनकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी वो लूज हो गई और वो लिक्विड ड्रॉप्स बन गए। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है स्टूडेंट। तो अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास बहुत इंटेलिजेंस है, रितिका ने सारे आंसर सही दिए। और तुम्हारे को अब मैंने बताया कि हम कौन कौन सी क्वांटिटीज को स्टूडेंट मेजर करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया मैंने, उनके यूनिट बताए और सिंबल बताए। देखो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन स्केल इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है, और के इसका सिंबल है। लेंथ का, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट, मीटर में, और सेम इसको सिंबल है एम, स्मॉल एम। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। वेट को किस में करते हो, न्यूटन में। वॉल्यूम को किस में करते हो, मीटर क्यूब में। ये ऐसा यूनिट बता रहा हूँ, ऐसा यूनिट बता रहा हूँ। इनके डेंसिटी क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट है पास्कल स्टूडेंट। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। किसी चीज से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी चीज से हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। और हमने आपको बताया कि ये सारी चीजें हम मेजर करते हैं, इनके यूनिट्स क्या हैं, इन्हें और इनके सिंबल्स बताए हैं मैंने आपको स्टूडेंट्स। इसको हमें समझना है। ये टेबल आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये सारे काम आते हैं। ये मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट, तुमने बहुत ही अच्छे आंसर किए। और मैंने तुम्हें बताया कि हमारा YouTube चैनल चल रहा है, उसको तुम सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स, उसमें सारे लेक्चर तुम्हें मिलेंगे। ये वाला भी मिलेगा जो तुम्हारी और मेरी बातचीत चल रही है YouTube में, इसका आप कर लो। केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री डिकोडेड डैश सुनील सीकरी, केमिस्ट्री डिकोडेड डैश सुनील सीकरी को आप सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। उसमें आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपके लिए। और आप जो स्टूडेंट NTSC का पेपर दे रहे हैं, मेडिकल एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, या GE या इंजीनियरिंग का पेपर देने जा रहे हैं, उन सब के लेक्चर्स में मौजूद हैं। आप उनको सुन सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये लेक्चर्स फ्री हैं, कोई भी स्टूडेंट इनको सुन सकता है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और वो सारे लेक्चर्स सुनिए, आपके कोर्स के जो भी हैं सब मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी क्लास थी, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था। और थैंक यू रितिका फॉर आंसरिंग करेक्ट, गिविंग करेक्ट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क्ड। तो यही होता है स्टूडेंट्स, थैंक यू लर्निंग, सर। सीखना है, सीखना है। देखो सीखेंगे, लर्न करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर के जवाब देंगे। कॉन्सेप्ट्स को समझना है, समझना है। और हमारी कोशिश है स्टूडेंट्स कि 100% काम करना, कोई भी चीज है उसे 100% करना है ताकि 100% रिजल्ट मिले स्टूडेंट्स। बोलो सही है गलत है, जल्दी बोलो। सही है सर। हाँ, तो तुम्हारी और मेरी लाइव इंटरेक्शंस होती हैं जिसमें तुम और मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछते हो और मैं भी तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता हूँ और तुम जवाब देते हो, और इससे हम ज्यादा चीजें लर्न करते हैं स्टूडेंट, इसी को लर्निंग कहते हैं। तो हमें आगे चलना है, सीखना है। बाय बाय। और फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, वो लेसन इससे भी बढ़िया होगा और मजा आएगा, और बड़ी नई नई चीजें बताऊंगा तुम्हें, डाटा भी दूंगा। और मतलब तुम्हें बहुत सारे लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं, आप उनको सुनिए तब। ओके बाय, my best wishes to you.